नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज में हूं मनीषा गुप्ता और सब तरफ यहां पर यूएस इंडिया ट्रेड एग्रीमेंट के क्या कॉन्टोर्स हैं, क्या डिटेल्स हैं, किन एग्रीकल्चर कमोडिटीज पे इसका असर पड़ेगा, सारी बातचीत इसी के ऊपर है। हमारे साथ एक एक्सक्लूसिव बातचीत में कॉमर्स मिनिस्ट्री पीयूष गोयल ने ये कहा कि एग्री का यहाँ पर स्पेशल ध्यान रखा जाएगा, किस तरह की कमोडिटीज इंपोर्ट होंगी और किस तरह से। आइए आपको सुनवाते हैं सबसे पहले वो डिटेल्स। एक है एग्री प्रोडक्ट को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से जॉइंट स्टेटमेंट था उसमें जो पहले पैरा में जो लिखा गया उससे लोगों को भीतर बहुत सारे कन्फ्यूजन वहाँ पे क्रिएट हुए, क्योंकि ऐसा लगा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बहुत सारे यहाँ पर आ रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए ये जो DDGS है बहुत हाई प्रोटीन का एक एनिमल फीड है, पोल्ट्री में लगता है और इसका एक निर्धारित कोटा दिया गया है। कोटा दिया गया। हाँ, भारत का तो डिमांड इतनी बड़ी है कि उससे कोई भारत के लोकल डिमांड में या लोकल किसानों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं। ये 0% ड्यूटी पे आएगा? उसकी अलग अलग निर्णय हुए हैं, मुझे एग्जैक्ट ड्यूटी ऑफ द कफ याद नहीं है, लेकिन इसका जो डिमांड है वो इतना बड़ा है कि मुझे नहीं लगता कि इससे कोई भारत के किसानों को चिंता की जरूरत है या इसमें इसके कारण कोई लोकल डिमांड कम होगी। इसमें हालांकि मैं इसमें ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी चीज ऐसे आयात होती है उसमें एक एक चीज पे हमने बड़ी गहराई से, गंभीरता से ध्यान रख के ही खोला है। उदाहरण के लिए कई सारी ऐसी चीजें जो पर्याप्त मात्रा में भारत में है और जो मेन प्रोड्यूस है हमारे किसानों का, मीट हो, पोल्ट्री हो, सब डेयरी के प्रोडक्ट्स हो, GM फूड्स हो, सोया हो, मक्का हो, चावल हो, गेहूं हो, चीनी हो, जवार, बाजरा, रागी, कोडो, अमारंथ, केले, स्ट्रॉबेरी, चेरी, सिट्रस फ्रूट्स, ग्रीन पी, काबुली चना, मूंग, कुछ ऑयल सीड्स, कुछ एनिमल फीड, ग्राउंड नट्स, शहद, मॉल्ट और उसके एक्सट्रैक्ट, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, फ्लावर और मील्स, स्टार्च, एसेंशियल ऑयल्स, एथेनॉल जो गाड़ियों में लगता है, टोबैको, इन चीजों पे कुछ खोला नहीं गया है, कोई कंसेशन नहीं गया। ऑलराइट, तो काफ़ी सारा सामान यहाँ पर इंपोर्ट किया जाएगा और जैसे हमें वित्त मंत्री वहाँ पर कॉमर्स मिनिस्टर बता रहे थे कि DDGS का इंपोर्ट होगा, लेकिन क्या ड्यूटी है, लेकिन लिमिटेड कोटा में होगा, वो एक चीज़ यहाँ पर तय है। और साथ ही साथ पोल्ट्री, डेयरी, GM फूड्स जिसके ऊपर काफ़ी हद तक बाजार को कंसर्न्स थी, साथ ही साथ सोय, कॉर्न, चावल, गेहूँ, चीनी, एथेनॉल, चना, मूंग, लेंटिल्स, काफ़ी सारी कमोडिटीज़ के उन्होंने नाम लिए हैं जिनके ऊपर यहाँ पर कोई इम्पोर्ट होने वाला नहीं है। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं JLV एग्रो के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल और साथ ही साथ मिस्टर GK सूद। मिस्टर सूद, आपके पास पहले यहाँ पर आना चाहेंगे और कुछ चिंताएं ज़रूर थी एथेनॉल को लेकर। माना भी जा रहा था कि शायद इंडिया गिव इन कर देगा, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर इंपोर्ट ना हो जाएं। अब एक फेयर आइडिया लगने लगा है। डिटेल्स, कितना डेटा, क्या क्वांटिटी, कब तक, क्या प्राइसिंग, क्या ओरिजिन, वो भी हम यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन जो इनिशियल स्टेटमेंट्स, जो क्लैरिटी यहाँ पर आने लगी है, आप क्या सेंस बना रहे हैं उसकी? देखिए, इथेनॉल इस BTA में शामिल हो जाए, इसकी डिमांड USA से लगातार रही है और अभी इस वक्त जो लग रहा है कि इथेनॉल इसमें से एक्सक्लूडेड है, परंतु मैं अभी इतना कंफर्ट इसमें नहीं समझूंगा, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट हमारे सामने आया है, इट इज ए फ्रेमवर्क फॉर इंटरिम एग्रीमेंट। अभी तो फ्रेमवर्क है, इसके बाद इंटरिम एग्रीमेंट बन रहा है and that is towards the finalization of BTA. तो अल्टीमेटली ये तो पड़ाव है, फाइनल डेस्टिनेशन BTA है। फ्रेमवर्क की लैंग्वेज भी ये कह रही है कि इंडिया विल एलिमिनेट और रिड्यूस टैरिफ्स ऑन ए वाइड रेंज ऑफ US फूड एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग DDGS। ये इंक्लूडिंग है, ये नैरेटिव में हो रहा है कि ये 3-4 आइटम ही हैं, पर ये नहीं है, ये सिर्फ इलस्ट्रेशन है। उसके बाद भी कह रहे हैं इंक्लूडिंग DDGS, रेड सोरगम एटसेट्रा एंड एडिशनल प्रोडक्ट्स। तो 2 बार कहा गया है। तो इसमें हमें अभी एप्रीहेंशन रहेगी और हमें भरोसा है कि हमारे नेगोशिएटर
इथेनॉल को बाहर रख पाएंगे, और इससे इस वक्त भी ये कह सकते हैं। परंतु डीडीजीएस का जो इम्पोर्ट है वो भी इतना हल्का नहीं है जितना कहा जा रहा है। डीडीजीएस की अपनी प्रोडक्शन हमारे देश की 5.5 मिलियन है, और 5 लाख टन जो इम्पोर्ट है वो लगभग 9% से ज्यादा है। 9% स्टेटिस्टिकली बहुत सिग्निफिकेंट होता है। जैसे आप देखिए, नेपाल से कुछ लाख टन तेल आता है और हमारे मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ ऑयल को वो डिस्टॉर्ट कर देता है प्राइस को। तो और ये क्वालिटी भी अच्छी है। इसमें एफ्लाटॉक्सिन सिर्फ 10 है, और हमारे वाले में तो 100 कम से कम है। तो पोल्ट्री इंडस्ट्री टोटली प्रेस कर लेगी डोमेस्टिक डीडीजीएस को, और हमें लगता है कि उससे डोमेस्टिक डीडीजीएस की प्राइस कम होने से इथेनॉल जो ग्रेन इंडस्ट्री है उस पर पैरिटी में उनकी जो प्रोसेसिंग मार्जिन हैं उस पर काफी प्रेशर पड़ेगा, और ये ना हो कि मक्का जो पहले ही बिलो सपोर्ट प्राइस बिकता है और भी दब जाए। तो ये दोनों चीजें, ये चिंताजनक तो है ही। और मैं आज के दिन ये पक्की तरह से नहीं कह सकता कि इथेनॉल वाकई एक्सक्लूडेड रहेगा जब बीटीए साइन होगा। ऑल राइट, जी हाँ, हमने अप्रैल से इंतजार किया है इस डील का। एज ऑफ नाउ भी यहाँ पर सिर्फ फ्रेमवर्क है इंटरिम एग्रीमेंट के लिए। फाइनल बीटीए में क्या कुछ निकल के आता है उसको अभी भी यहाँ पर समय है। माना जा रहा है कि मार्च अप्रैल में वो फाइनल लिस्ट यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। मिस्टर सूद, लेकिन संवेदनशील एसेंशियल कमोडिटीज, एसेंशियल एग्रीज, सेंसिटिव, ये सब बाहर रहेगा लिस्ट के। ये लगातार सरकार की तरफ से एक स्टेटमेंट रही है। कंसर्न्स हैं क्या यहाँ पर अभी भी? क्योंकि जीएम को भी यहाँ पर, जैसे कॉमर्स मिनिस्टर ने कहा कि वो भी हम यहाँ पर नहीं लाएंगे, सोया तेल आएगा लेकिन सोयाबीन नहीं आएगा। तो कुछ एक चीज़ें जो मार्केट शायद सुनना चाहता था वो सब हमने यहाँ पर आते हुए देखी है। जीएम एक्चुअली मुझे लग रहा है कि सोयाबीन पर जो प्रेशर है वो ज्यादा होगा। कौन को तो होगा ही, क्योंकि डीडीजीएस डायरेक्ट कंपटीशन में है पोल्ट्री इंडस्ट्री में। लेयर्स 15% तक का प्रयोग कर सकते हैं डीडीजीएस, और 2% तक का ब्रॉयलर इंडस्ट्री 5% तक का। अभी वो 5 और 2 ही कर पा रहे हैं, तो 10% एक्स्ट्रा कर सकते हैं, विच इज ए पोटेंशियल 3 मिलियन टन। उसमें से 5 लाख टन तो ये एक्स्ट्रा हो ही जाएगा। तो 5 लाख टन सोयाबीन मील की डिमांड कम समझ लीजिए। और तो ये चीज सोयाबीन पर असर पड़ेगा इसका। और बाकी सोयाबीन ऑयल जो है वो, ये दिख रहा है कि पैरिटी वर्कआउट की जाए पिछले 3-4 महीने की, तो यूएस सोयाबीन ऑयल विल बिकम चीपेस्ट, चीपर देन इवन पाम, विद जीरो ड्यूटी। अगर जीरो ड्यूटी रहे तो उससे ग्लोबल ट्रेड फ्लो चेंज हो जाएंगे, पाम की प्राइसिंग पावर कम हो जाएगी। तो उसको मैं अच्छा समझूंगा कि वो अच्छी चीज है कि पाम की प्राइसिंग पावर जरा लिमिटेड रहे। और बट ये सोयाबीन ऑयल जो और भी सस्ता हो जाएगा, जो प्रेजेंट प्राइसेस से आ रहा है, तो शायद वो सोयाबीन इंडस्ट्री के लिए प्रेशर बन जाए। और उनके लिए मेरा संदेश यही होगा कि प्रोडक्टिविटी अपनी बढ़ाएं किसी तरह से भी। मिस्टर सूद, एक फाइनल सवाल, इनिशियल रिएक्शन आप कैसे देखेंगे यूएस इंडिया ट्रेड एग्रीमेंट का? क्योंकि बाजार को ऑलमोस्ट 1 साल से इसका इंतजार रहा है। आपको लगता है इन टोटलिटी ये एक अच्छी खबर है, लेकिन डिटेल्स, द डेविल इज इन द डिटेल्स? नो, टोटलिटी में ये देखिए, कई ये चीजें होती हैं, दिस इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। अब कई चीजें हम आइडियल समझते हैं, वो नहीं कर पाते, नेगोशिएशन में गिव एंड टेक होता है। तो इसलिए मैं समझूंगा ऑन द बैलेंस ये बहुत अच्छा है। और इससे कई सेक्टर जो बहुत ही हाशिए पर चले गए थे, जैसे श्रिम्प इंडस्ट्री या जेम्स या अपैरल, वो वापस रिस्टोर हो जाएंगे। और दूसरी जो हमारी टेक्नोलॉजी इंपोर्ट्स, और तो ऑन द होल इट्स ए वेरी गुड एग्रीमेंट। और हम कह सकते हैं दिल मांगे मोर,
वेल दिल ऑलवेज मांगे मोर। लेकिन हमारे साथ जेएलवी एग्रो के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल भी हैं। विवेक का और जैसे पीयूष गोयल जी ने कहा कि यहाँ पर दालें, लेंटिल्स और काफ़ी हद तक जो मिलेट्स हैं वो भी इस ट्रेड डील के बाहर रखी गई हैं। आप कैसे रीड कर रहे हैं इसको? जैसे मिस्टर सूद कह रहे हैं बहुत इनिशियल टाइम है, ये फ्रेमवर्क है, इंटरिम एग्रीमेंट का फाइनल बीटीए थोड़ा सा दूर है, लेकिन जो इनिशियल स्टेटमेंट्स हैं, इनिशियल जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ बाहर रखी गई हैं, वो आप कहेंगे कंट्री के लिए पॉजिटिव है? नमस्कार मनीषा जी, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, उन्होंने बहुत क्लियरली बोला हुआ है कि ग्रीन पीस जिसकी उम्मीद थी और जिसके लिए यूएस काफी टाइम से कोशिश भी कर रहा था, सरकार ने उसे बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया है। क्योंकि येलो पीस इंडिया में फिर भी इंपोर्ट अलाउ है और ग्रीन पीस एक ऐसी चीज थी जिसको हम इंपोर्ट कर सकते थे और यूएस ने उस पर जरूर निश्चित रूप से अपनी बात रखी थी। सरकार ने उसको भी मना कर दिया है। तो ये तो बहुत अच्छी चीज है कि सरकार ने दालों पे, क्योंकि दालों पे हम ऑलरेडी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीकन कंट्रीज से लगातार इंपोर्ट कर रहे हैं, और अगर यूएस के साथ कोई स्पेशल डील होती या कोई डिस्काउंट मिलता तो डेफिनेटली पल्सेस बाजार पे इसका बड़ा बुरा असर पड़ता और बाजारों पे प्राइसेस निश्चित रूप से कमजोर होते। लेकिन सरकार ने इसे बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखा है और उस पर कोई छूट नहीं दी गई है। बीच में बहुत बड़ी बात चल रही थी कि सरकार ने येलो पीस पे 30% इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है, जबकि वो पहले से ही लगी हुई थी और वो न्यूज में बाद में आई तो बड़ी सेंसेशन हो गई कि यूएस ने 30% येलो पीस पे ड्यूटी लगाई यूएस के लिए। जनरली वो सबके लिए था, रशिया के लिए, कनाडा के लिए और यूएस के लिए। सो वो कुछ भी नई चीज नहीं थी। ये बात अलग थी कि वो लेट न्यूज पे आई, इसलिए वो बड़ा एक मीडिया पे बहुत हाइप हो गई थी उस चीज की। ऑलराइट विवेक, ओवरऑल मार्केट्स आप कैसे बनता हुआ देखते हैं? क्योंकि यूएस इंडिया ट्रेड एग्रीमेंट तो एक चीज़ है, लेकिन साथ ही साथ जिस तरह के बीटीएस हमने यहाँ पर काफ़ी सारी कंट्रीज़ के साथ होता हुआ देखा है, इंक्लूडिंग मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, यूरोपियन यूनियन है, किस तरह से आप देखते हैं ओवरऑल एग्रीकल्चर के लिहाज से इसे? देखिए मनीषा जी, एग्रीकल्चर के साथ के लिहाज से खासकर पल्सेस के लिए आने वाला साल बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से प्राइसों को कंट्रोल रखा हुआ है। और जिस तरीके से इन्होंने, आपकी जानकारी के लिए बता दूं और मेरे ख्याल से ये नॉर्मल है कि लेंटिल्स पे ऑस्ट्रेलिया पे सरकार ने 5% ड्यूटी रखी हुई है। रादर देन ऑस्ट्रेलिया के पार्ट कनाडा, यूएसए और बाकी कोई भी कंट्री अगर लेंटिल्स एक्सपोर्ट करती है तो 10% ड्यूटी है, वो भी टीआरक्यू के तहत एक कोटा दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया को। तो ये एक प्रकार से बहुत अच्छी डील है ताकि लेंटिल्स के प्राइस कंट्रोल पे रहें, और वो भी एक निश्चित क्वांटिटी पे। बहुत बड़ी क्वांटिटी आप इंपोर्ट नहीं कर सकते जहां पे आपको ड्यूटी 5% देनी पड़ेगी, उसके बाद आपको 10% देनी पड़ेगी। उसी प्रकार से येलो पीस पे सरकार ने जो ड्यूटी लाई वो भी एक बहुत अच्छा मूव था, क्योंकि पल्सेस प्राइस लगातार नीचे जा रहे थे और इंडस्ट्री बहुत ज्यादा इससे हैरान परेशान थी, क्योंकि सारे दालों के भाव बहुत नीचे थे। लेकिन अभी जो उन्होंने जिस तरीके से एक मॉडल बनाया है वो एक बहुत अच्छा मॉडल है, जहां पे डिमांड और सप्लाई ऑलमोस्ट इक्वल बनी रहेगी, और जितनी भी डील्स हो रही है सरकार उस पर बहुत प्रोटेक्टिव है पल्सेस को लेके। तो मुझे लगता है कि ये आइडियल कंडीशन है, और नेक्स्ट 3 से 6 महीने पे बाजारों का जो स्तर है वो लगभग एक जैसा ही बना रहेगा। 1-2 रुपए तेजी मंदी होगी, उससे ज्यादा बड़ी तेजी मंदी मुझे लगती नहीं। और इस बार ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और बाकी सब जगह क्रॉप की बहुत अच्छी प्रोडक्शन है, तो इंडिया लगातार अच्छे प्राइस पे इंपोर्ट करता रहेगा और प्राइस स्टेबल बने रहेंगे। ऑलराइट, मेरा अगला सवाल वही था, लेकिन आपने ऑलरेडी वो आंसर कर दिया कि अगले 3-6 महीने के लिए स्टेबल प्राइसेस यहाँ पर बरकरार रहेंगे, और जिस तरह से सरकार ने यहाँ पर काम किया है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया है, अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, तो वो सारे के सारे पैट ऑन द बैक सरकार को फिलहाल जाता है। बहुत शुक्रिया मिस्टर सूद, विवेक आपका भी साथ जुड़ने के लिए, और सारी की सारी कमोडिटीज़ यूएस इंडिया ट्रेड एग्रीमेंट के तहत किस तरह का रिएक्शन रह सकता है वो दर्शकों के समक्ष भी रखने के लिए। इंटेलिजेंस सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी और एमिरेट्स इन्वेस्टमेंट बैंक के डायरेक्टर धर्मेश भाटिया अब हमारे साथ हैं। दिनेश जी, एक और दिन जहां पर सोने चांदी में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, कॉपर में हल्की सी गिरावट है, कच्चा तेल नीचे है, कहां देखते हैं आप टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज? दिनेश जी, आप म्यूट पर हैं। एक अच्छा मूव हमें प्राइसेस में आते हुए देखा है। सिल्वर यहाँ पर नीचे में जो 2,25,000 के लेवल से, वहां से 2,065 के लेवल से आया है। गोल्ड में भी जो 1,42,000 के लेवल से, वहां से 1,58,000 के लेवल आए। बट मुझे लगता है अब ये जो बड़े फॉल के बाद में फुल बैक रैलीज है, मुझे वो नजर आती है। आई थिंक 2,60,000 2,61,000 के आसपास सिल्वर करके आती है, तो एक शॉर्ट सेल का अवसर मिलेगा। मुझे लगता है डाउन साइड में एक अच्छा खासा फॉल हमें दोबारा देखने मिल सकता है।
2,42,000 के लेवल सिल्वर में आने चाहिए। 2,65,000 का इसमें आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। धर्मेश, आप कैसे देखते हैं ये मार्केट और कहाँ पर कारोबार करने की राय है? देखिए, मेरे हिसाब से ये जो पुल बैक रैली है, इसे कहते हैं डेड कैट बाउंस। अगर आप टेक्निकली बात करना चाहते हो तो इतनी शार्प गिरावट के बाद मार्केट में कहीं ना कहीं एक बाउंस होना था और यही हो रहा है मार्केट में बाउंस। बट अगेन फंडामेंटली अभी भी काफी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। मैं गल्फ में हूँ, यहाँ पे तो इनफैक्ट मार्केट में डिलीवरी के लिए काफी बड़ी लाइन लग रही है और मार्केट में माल अवेलेबल नहीं है। तो फंडामेंटली मार्केट में काफी बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने मिल रही है और एंटिसिपेट कर रहे हैं कि फिर से चांदी और सोना ऊपरी स्तरों पर सस्टेन होगा। चार्ट पे भी यही लग रहा है। मुझे लगता है कि चार्ट पे चांदी, अगर देखिए अंतरराष्ट्रीय मार्केट से बात करें तो फिर से $90 की स्तर, और अगर गोल्ड की बात करें तो 5,000 के ऊपरी स्तरों पर कंटिन्यूसली सस्टेन कर रहा है और यहाँ से मार्केट एटलीस्ट 10% की रैली और दिखा सकता है। फंडामेंटली मार्केट में काफी तेजी का माहौल बना हुआ है। और अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें, रुपए के चलते अगर रुपया यहाँ से लुढ़कता है तो यहाँ से एटलीस्ट अगर आप सोने की बात करें तो मुझे लगता है कि सोना प्राइस में फिर से अराउंड 1,58,000 टू ऑलमोस्ट 1,60,000 के लेवल्स फिर से दिखा सकता है। और अगर चांदी की बात रही तो फिर से मुझे लगता है कि 2,60,000 के स्तर आपको देखने मिल सकते हैं। तो मैं मंदी की सलाह नहीं दूंगा। जो भी गिरावट आती है तो यहाँ पे बाय करके चल सकते हो, क्योंकि अगर गिरावट आती है तो बाइंग उससे ज्यादा फास्ट देखने मिल रही है। और हर दिन आप देखिए, आज भी सुबह 6 से 7% की तेजी आई थी, फिर मुनाफा वसूली आई, फिर से तेजी आने के माहौल है। तो मैं रेकमेंड करूंगा बाय करके होल्ड करें, अच्छा मुनाफा मिल सकता है इसमें। दिनेश जी, मेटल्स पे यहाँ पर क्या राय है? क्योंकि कॉपर में वॉल्टिलिटी है, नए हाईज बनाने के बाद थोड़ी सी स्थिरता यहाँ लौटी है। बिल्कुल, एक बहुत ऊंचा लेवल हमने देखा है। 1480 के लेवल से ये गिरकर भी 1240 के आसपास आ चुका है। तो मुझे लगता है ऊपरी लेवल का प्रेशर बहुत ज्यादा इसमें हो चुका है। हाल फिलहाल मुझे लगता है यहाँ से करीब करीब 10 से 15 दिन भी इसकी बड़ी कोई चाल या बड़ी कोई मूवमेंट या हमें वोलेटिलिटी कॉपर में देखने नहीं मिलती है। आई थिंक 1246 से 1247, यहाँ से 4 से 5 रुपया भी अगर बढ़ता है तो मेरी शॉर्ट सेल की सलाह रहेगी 1256 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 1225 से 1228 के लेवल्स आज या कल तक हमें दिखा सकता है। तो ओवरऑल एग्री जो एमसीएक्स का सारी जो कमोडिटीज है, मुझे लगता है कि अच्छा खासा बाउंस हमें देखने मिला है। ये सारे जो बाउंस है अभी यहाँ पर शॉर्ट सेल के अवसर बन सकते हैं। ऑलराइट, तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर ढूंढी जा सकती हैं। आज ऑफ कोर्स हल्की सी गिरावट के साथ ज्यादातर मेटल्स में यहाँ पर कारोबार है, लेकिन बहुत शुक्रिया दिनेश जी, धर्मेश, आप दोनों का ही साथ जोड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज के लिए भी। वली इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।